हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी टॉक विद अमन में। हमने हमारी पिछली वीडियो में आदिकाल के बारे में कुछ अंश कर लिए थे। हमने कर लिया था आदिकाल का नामकरण और आदिकाल का सीमांकन। आज जो हम कर रहे हैं वे है आदिकाल के ही अंतर्गत आता हुआ रासो साहित्य। रासो साहित्य की जो प्रमुख रचनाएँ हैं हम उसके बारे में देखेंगे आज। सबसे पहले जो हमारी रचना है वह पृथ्वीराज रासो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहली जो रासो साहित्य की रचना आ रही है वे क्या है? पृथ्वीराज रासो। ये किसके द्वारा रचित है? इसके लेखक हैं चंद बरदाई जी। ठीक है, जो चंद बरदाई का जन्म काल है 1168 विक्रमी संवत 1225 को भट्ट जाति में लाहौर में हुआ था इनका जन्म। ठीक है, पृथ्वीराज रासो का काव्य स्वरूप क्या है? प्रबंधात्मक शैली के अंतर्गत ये एक महाकाव्य है। ठीक है, प्रधान रस कौन सा है इसमें? वीर रस है और श्रृंगार रस है, क्योंकि यहाँ पर पृथ्वीराज रासो की वीरता का वर्णन हुआ है। प्रमुख अलंकार कौन सा है? अनुप्रास व यमक। इन दोनों अलंकारों का प्रयोग हुआ है। पृथ्वीराज रासो में कुल कितने श्लोक हैं? पृथ्वीराज रासो में कुल 16,306 जो वह श्लोक हैं। छंद 68 है। और कौन सा छंद है जो सबसे ज़्यादा प्रयोग में आया है? वह है छप्पय छंद। ठीक है, काव्य विभाजन 69 सर्गों में हुआ है। छंद 68 है। ठीक है, और सर्ग कितनी है? सर्ग हैं 69। ठीक है, 69 सर्ग हैं और 68 क्या है? छंद हैं। शैली पिंगल शैली है। पिंगल शैली का मतलब इसमें अपभ्रंश के साथ ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। भाषा राजस्थानी व ब्रज का समृद्ध प्रयोग किया गया है। नायक कौन है इसमें? अजमेर के चौहान राजा अर्णोराज के पौत्र समेश्वर के पुत्र पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, पृथ्वीराज नाम से ही पता चल रहा है पृथ्वीराज रासो अर्थात पृथ्वीराज चौहान के बारे में लिखा गया है। नायक की श्रेणी कौन सी है? नायक की श्रेणी है धीरोदात्त। ठीक है, ये प्रश्न कई बार आ जाता है हमारे एग्जाम में। नायिका कौन है? कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता। कौन है? कन्नौज की राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता। संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। नायिका की श्रेणी क्या है? ये मुग्धा नायिका है। ठीक है, इसके बाद है जो इसके विशेष तथ्य है वे क्या है? इन सब में से कोई ना कोई प्रश्न बन ही जाता है, इसीलिए आप इसे ध्यान से पढ़ें। सबसे बड़ा सर कौन सा है इसमें? इसमें है कनवज युद्ध। ग्रंथ का इसे मूल कथानक भी कहा जाता है। ठीक है, उत्तरार्ध भाग जलहन ने लिखा, क्योंकि कहा जाता है कि जब पृथ्वीराज चौहान जी युद्ध करने गए थे तब मोहम्मद गौरी के साथ जब युद्ध करने गए थे तब जो चंद बरदाई थे वे भी उनके साथ ही चले गए थे और अपनी जो ग्रंथ है, ठीक है, रचना है, उसका अधूरा काम उन्होंने अपने पुत्र को सौंप दिया था, जलहन को सौंप दिया था। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे शुक शुकी संवाद कहा है। कभी बार क्वेश्चन में आ जाता है किसी पेपर में कभी कभी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को क्या कहा है? शुक शुकी संवाद कहा है। लेकिन इसके प्रमाणिकता संबंधी 3 अलग अलग मत हैं। कुछ विद्वान इसे प्रमाणिक मानते हैं, कुछ अर्ध प्रमाणिक और कुछ पूरी तरह से ही अप्रमाणिक मानते हैं। जो प्रमाणिक मानते हैं उनमें से कौन है? कर्नल टॉड है, श्याम सुंदर दास जी, मोहनलाल विष्णुलाल पांडे और मिश्र बंधु से प्रमाणिक मानते हैं। इसकी एक ट्रिक है, इन सभी के जो फर्स्ट जो हमने नाम ले लिया है, जैसे कर्नल टॉड का कर्नल ले लिया, श्याम सुंदर दास का श्याम ले लिया, मोहनलाल विष्णुलाल पांडे का मोहन ले लिया और मिश्र बंधु का मिश्र ले लिया। कर्नल श्याम मोहन मिश्र जो है इसकी एक ट्रिक है। इसके बाद जो अर्ध प्रमाणिक मानते हैं वे कौन है? डॉक्टर दशरथ ओझा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुनि विजय और सुनीति कुमार चटर्जी। ठीक है, इसकी ट्रिक है 10,000 मुनि कुमार, 10 दशरथ ओझा जी और 1000 हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुनि विजय कुमार, सुनीति कुमार
चटर्जी। ठीक है, इसके बाद जो अप्रमाणिक मानते हैं वे कौन है? गौरी शंकर ओझा, मुंशी देवी प्रसाद, कविराज श्यामल दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बुलर और मुरारी दास। ये हैं गौरी देवी को देख कविराज राम भूले मुरारी। गौरी शंकर ओझा, देवी मुंशी देवी प्रसाद, कविराज, ठीक है, राम, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर कविराज श्यामल दास है, कविराज श्यामल दास हैं। राम आएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, भूले डॉक्टर बुलर, मुरारी दास आ जाएगा। सबसे जो पहले अप्रमाणिक किसने माना था? डॉक्टर बुलर ने इसे अप्रमाणिक माना था। कब? 1845 में इसे सबसे पहले डॉक्टर बुलर ने अप्रमाणिक माना था। किसके आधार पर माना था? ज्ञानकृत पृथ्वीराज विजय, संस्कृत की है जो रचना, उसके आधार पर डॉक्टर बुलर ने 1845 में इस रचना को पूरी तरह से अप्रमाणिक माना था। ठीक है, ये प्रश्न आ जाता है कि सबसे पहले किसने पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक माना? डॉक्टर बुलर ने 1845 में इसे अप्रमाणिक माना था। ठीक है, इसके बाद जो है दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के सामंत एवं राज्य कवि थे। कौन थे? वे थे चंद बरदाई जी। ठीक है, चंद बरदाई जी पृथ्वीराज चौहान के सामंत थे और राजकवि थे। बाबू गुलाब राय ने इस रचना को स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य कहा है। बाबू गुलाब राय ने क्या कहा है? स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य। ठीक है, श्याम सुंदर दास व उदय नारायण तिवारी ने इस रचना को विशाल वीर काव्य का नाम दिया है। क्या कहा है? श्याम सुंदर दास और उदय नारायण तिवारी ने इसे कहा है विशाल वीर काव्य। शुक्ल जी चंद बरदाई को प्रथम महाकवि और पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य कहते हैं। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा आता है, बहुत पेपरों में आता है हमारे में कि शुक्ल जी किसको प्रथम महाकवि मानते हैं? चंद बरदाई जी को मानते हैं और पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य मानते हैं। ठीक है, इसके बाद आएगा बीसलदेव रासो। बीसलदेव रासो जो है एक रासो साहित्य का अन्य रचना है। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है नरपति नाहला जी। रचना काल कब हुआ? 1155 ईस्वी या फिर विक्रमी संवत 1212। इसके समय काल को लेकर विद्वानों में मतभेद है। कई तो मानते हैं कि 1155 ईस्वी में हुआ था इसका रचना काल। ठीक है, कई मानते हैं 1016 ईस्वी में इसे रचा गया था। ठीक है, और प्रधान रस क्या है इसमें? श्रृंगार रस है। काव्य स्वरूप क्या है? मुक्तक काव्य है। कुल छंद कितनी है? 128 कुल छंद है। शैली क्या है इसमें? शैली पिंगल है। भाषा क्या है? राजस्थानी, व्रज एवं मध्यादेश की भाषा। नायक कौन सा है इसमें? अजमेर के चौहान राजा बीसलदेव तृतीय, विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है, अजमेर के चौहान राजा बीसलदेव तृतीय इसके नायक हैं। ठीक है, इसके बाद जो नायिका है वे कौन सी है? मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती इसकी नायिका है। ठीक है, काव्य विभाजन 4 खंडों में इसका विभाजन किया गया है। कौन सी है? अजमेर के राजा विग्रह राज एवं मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती का विवाह। ठीक है, इन दोनों के विवाह का वर्णन किया गया है पहले में, और दूसरे में खंड में क्या कहा गया है? रानी की किसी व्यंग्य से रुष्ट होकर राजा का उड़ीसा चले जाना एवं 1 वर्ष तक का प्रवास। ठीक है, तीसरा जो खंड है उसमें क्या है? रानी का विरह वर्णन एवं बीसलदेव का उड़ीसा से लौटने का वर्णन। और चौथा है राजा भोज के द्वारा अपनी पुत्री को घर ले जाना तथा बीसलदेव के वहाँ आकर राजमती को फिर चित्तौड़ लेकर आने का वर्णन। ठीक है, इसमें 12 मासा का सर्वप्रथम वर्णन किया गया है। सबसे पहले ये क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे पहले किस रचना में 12 मासा का वर्णन किया गया है? बीसलदेव रासो में। ठीक है, इसके बाद आएगा प्रमाल रासो। इसका लेखक कौन है? याज्ञनिक। इसका रचना काल है विक्रमी संवत 1230। प्रधान रस कौन सा है? वीर रस है। काव्य रूप क्या है? वीर गीत। इसका अन्य नाम है अहला या अहला खंड। ठीक है, उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में से अहला या अहला खंड कहते हैं। ठीक है, सर्वप्रथम प्रकाशित किसने करवाया था? 1865 ईस्वी में
फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने अहला खंड नाम से इसे प्रकाशित करवाया था। ठीक है। महोबा के राजा परमाल देव के दो वीरों अहला एवं उदल की वीरता का वर्णन इसमें किया गया है। किसका? परमाल देव के दो वीर अहला और उदल का। ठीक है। आषाढ़ एवं श्रावण मास वर्षा ऋतु के गीतों का यहाँ पे वर्णन हुआ है। ठीक है। इसके बाद आएगा खुमान रासो। ठीक है। इसके बाद है खुमान रासो। इसके लेखक कौन है? दलपत विजय। रचना काल 9वीं शती है। काव्य रूप है प्रबंध काव्य और भाषा है राजस्थानी। कितनी छंद है इसमें? लगभग 5000 छंद हैं। इसका जो कथानक क्या है? बगदाद के खलीफा अल-मामून एवं चित्तौड़ के राजा किरावल खुमान के मध्य हुए युद्धों का वर्णन हुआ है। आचार्य शुक्ल के अनुसार राजा खुमान का शासनकाल कब से कब तक रहा? विक्रमी संवत 869 से लेकर 896 तक का रहा। खुमान नामक 3 राजाओं का वर्णन हुआ है। प्रथम खुमान विक्रमी संवत 810 से 865 और द्वितीय खुमान 870 से लेकर 900 विक्रमी संवत और तृतीय खुमान 965 से लेकर 900 तक। ठीक है। और इसके बाद आएगा हमीर रासो। इसके लेखक हैं शौरंगधर। रचना काल कब का है? 1357 विक्रमी संवत 1414 या फिर 14वीं शताब्दी भी कहते हैं कई इसे। ठीक है। और बच्चन सिंह शौरंगधर को कुंडलियाँ छंद के प्रथम प्रयोक्ता मानते हैं। बच्चन सिंह मानते हैं कि शौरंगधर द्वारा ही कुंडलियाँ शब्द का जो आरंभ हुआ था। शुक्ल जी इस ग्रंथ से ही अपभ्रंश रचनाओं की समाप्ति मानते हैं। ठीक है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है ये। ठीक है। किस ग्रंथ से शुक्ल जी अपभ्रंश रचनाओं की समाप्ति मानते हैं? हमीर रासो से। यह ग्रंथ परंतु अप्राप्य है, अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। इसके बाद आएगा विजयपाल रासो। इसके लेखक कौन से हैं? नरसिंह भाट हैं। रचनाकार है 16वीं शताब्दी। मिश्र बंधु इसे मानते हैं 11वीं शताब्दी 1298 ईस्वी। ठीक है। इसमें छंद कितनी है? 42 छंद हैं। भाषा अपभ्रंश है। ये भी अप्राप्य ग्रंथ है। विजयगढ़ के राजा विजयपाल का प्रशस्ति ग्रंथ है। ठीक है। क्योंकि इस समय ज़्यादातर जो दरबारी कवि थे वे अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा के लिए ही रचनाएं लिख रहे थे। इसके बाद आएगा जयचंद्र प्रकाश। लेखक कौन है? भट्ट केदार हैं। रचना काल है 12वीं शताब्दी। काव्य रूप क्या है? वीर गीत है। कन्नौज के सम्राट जयचंद के शौर्य और पराक्रम की कथा का वर्णन हुआ है इसमें। ठीक है। इसके बाद है यह मयंक यश चंद्रिका। लेखक है मधुकर और रचना काल है 12वीं शताब्दी और इसका काव्य रूप है प्रबंध काव्य। जयचंद प्रकाश की भंति कन्नौज सम्राट जयचंद के शौर्य का वर्णन हुआ है। जय मयंक यश चंद्रिका और जयचंद्र प्रकाश भी एक जैसे ही हैं। दोनों में कन्नौज के सम्राट जयचंद के शौर्य का वर्णन हुआ है। इसके बाद आएगा रनमल छंद। इसके लेखक श्रीधर। रचना काल कौन सा है? 14वीं शती। इसका काव्य रूप क्या है? वीर गीत है। ईडर के राठौर राजा रनमल के पाटन के सूबेदार जफर खां पर विजय का वर्णन हुआ है। ये भी एक प्रशस्ति ग्रंथ है। ठीक है। हम आज इतना ही करेंगे। हम हमारी अगली वीडियो में करेंगे राज साहित्य किसे कहते हैं, इसमें कौन कौन सी जो रचनाएं आ जाती हैं। ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपको किसी भी तरह की हिंदी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकती हैं। धन्यवाद।